मैं मृदुला सिंह, कक्षा 10वीं, विषय गणित भाग 1, वर्ग समीकरण का अंतिम प्रश्न संग्रह है 2.6। इसमें इबारती सवाल है, तो इबारती सवाल ध्यान से पढ़ोगे, आपको समीकरण बनाने होंगे और हल करना होगा। तो बच्चों जरा ध्यान दोगे, पिछले वाले वीडियो में 7वें का पहला वाला सवाल जो था, जैसे k का वर्ग बराबर 144 था, तो k बराबर हम 12 बोले थे, ठीक है। तो k का मान जो है +12 -12 होगा। जो ये 12 लिखे हो तो वहां पे +-12 लिखोगे, कहोगे क्यों। 12 में जोड़ी बना अंक बाहर आ गया, और यही अगर ऋण 12 होगा और ऋण 12 की भी जोड़ी बनेगी, 144 ही होगा। ऋण और ऋण धन होते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हो, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, अंक धनात्मक होके बाहर निकलेगा। इसलिए पिछले वाले वीडियो में k बराबर हम 12 लिखे थे, तो वहां आप सुधार करोगे, उस 12 की जगह क्या करोगे, +-12 लिखोगे। तो k का मान क्या होगा, 12 या ऋण 12 होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप सुधार कर लोगे, क्योंकि एक बार वीडियो जब अपलोड हो जाता है, अब जो है पीछे बैक तो नहीं जा पाएंगे, पूरा वीडियो डिलीट करें फिर से करें तो बहुत मेहनत होती है बच्चों, तो उतना आप लोग सुधार लेना, ठीक है। अब आ जाओ प्रश्न संग्रह 2.6 पे। प्रश्न पढ़ रहे हैं, प्रगति मतलब व्यक्ति का नाम है। प्रगति की 2 वर्ष पूर्व शब्द आए, पूर्व आए तो ऋण चिन्ह लगाओगे। 2 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष बाद आए तो क्या करोगे, यहाँ पे एक पूर्व ऋण, बाद आए तो क्या करोगे, धन चिन्ह लगाना है। 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 84 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो पहले हम मानेंगे, माना प्रगति की वर्तमान आयु x वर्ष है, मान लिए, ठीक है। माना प्रगति की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब समीकरण बना रहे हैं प्रगति का। 2 वर्ष पूर्व मतलब जो उसकी आयु थी, 2 वर्ष पहले कितनी थी, समझो आप 10 साल के हो, 2 वर्ष पहले कितने थे, 10 में से 2 घटाओगे ना, तो उसका वर्तमान x है। 2 वर्ष पूर्व कह रहा है तो x - 2, फिर कह रहा है 3 वर्ष बाद, अभी 10 के हो, 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो 10 में 3 जोड़ोगे, तो अभी उसका x है, 3 वर्ष बाद कितना होगा, x धन 3 का गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणा, आगे वाक्य देखोगे, का गुणनफल, इनका गुणा 84 है, तो गुणनफल कितना आ गया, 84। ये आपका समीकरण बन गया। कहां से बनाए, तो लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में जैसे कहा गया उसके अनुसार बनाए। फिर से समझोगे, प्रगति की वर्तमान आयु x माने, कह रहा है प्रगति का 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पहले तो x - 2, 3 वर्ष बाद तो x धन 3 का गुणनफल, गुणा करना है, द्विपद है इसलिए कोष्टक अनिवार्य हो गया है, का गुणनफल 84 होगा। अब हल करो, प्रगति की वर्तमान आयु कितनी होगी, अब इन दोनों का गुणा करना है, चलो गुणा करो। x लिखोगे, इसको x धन 3 करो, -2 x धन 3 बराबर 84। नहीं तो एक सूत्र आपको पहले ही मालूम था, x का वर्ग, इन दोनों को जोड़ना है, बाद में इन दोनों का गुणा करना था, या तो इसका भी इस्तेमाल करोगे चलेगा। x² धन 3x - 2x - 6 बराबर 84, गुणा किए हो, x का x में x का वर्ग, x का 3 में 3x, ऋण है अंदर चिन्हों में परिवर्तन होगा, 2x ऋण और धन मिलके ऋण, 2 3 6, सजातीय पद जोड़ो, x² 3 में से 2 घटाओगे, धन x - 6,
धन 84 है, यहाँ लेके आओ, क्या हो जाएगा -84 बराबर 0। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या करोगे, 84 और 6 जोड़ो, x² धन 6, दोनों ऋणात्मक है, धन 6 नहीं, ये धन x है, दोनों ऋणात्मक है, ऋण चिन्ह लगाओ, 90 बराबर 0। अब इसमें क्या करते हो, गुणनखंड विधि से x का मान ज्ञात करो। वही नियम, ऋण 90 गुणनफल है, 2 अंक मतलब योगफल, यहाँ x के बगल में अंक नहीं तो 1 मानोगे, मतलब गुणा करने पर ऋण 90, जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए। अब ऐसा अंक ढूंढो कौन सा होगा, 90 है, 10 9 90, 10 में से 9 घटाओगे 1 आता है, ध्यान दो, 10 9 90, लेकिन ऋण चिन्ह यहाँ आना चाहिए और यहाँ धन आना चाहिए, तो इन दोनों में किसके आगे ऋण चिन्ह लगाओगे, छोटे के आगे, क्योंकि इस पे निर्धारित करता है। अगर योगफल ऋणात्मक होता तो हम बड़े पे लगाते, योगफल हमारा धनात्मक है, गुणनफल का कोई नियम नहीं है। अब चेक कर लो, गुणा का क्या नियम है, एक संख्या धन और एक संख्या ऋण रहे, धन और ऋण मिलके ऋण हो जाता है, इनका गुणा कर दो, 10 9 90। योगफल का क्या नियम है, एक संख्या धन और एक संख्या ऋण रहे तो क्या करोगे, घटाओगे, 10 में से 9 घटाए 1। फिर इसके बाद हम अंक देखते हैं, कौन सा अंक बड़ा है उसके आगे जो चिन्ह है वो चिन्ह लगता है। 10 बड़ा है, उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो धनात्मक मानोगे, तो एक आंसर आया। अब जो है यहाँ पे हल करो, x², अब इस धन x की जगह इन दोनों का इस्तेमाल करोगे, धन 10x -9x -90 बराबर 0, x की जगह इन दोनों का इस्तेमाल किए, -90 बराबर 0। कॉमन लो, x धन 10, यहाँ जो भी चिन्ह है वही चिन्ह लगा दो, इन दोनों में छोटा अंक है 9, 9 के पहाड़े में 90 आता है, तो 9 कॉमन लेने के बाद यहाँ का कोष्टक देख के पहले लिख दो। अब चेक करोगे, 9 का x में गुणा करोगे 9x, 9 का 10 में गुणा करोगे 9 10 में 90, धन और ऋण मिलके ऋण हो रहा है। अब लिखोगे x धन 10, x -9 बराबर 0। अब अलग कर लो, x धन 10 बराबर 0 या x ऋण 9 बराबर 0। इसको हल करो, x बराबर धन 10 है, वहां जाएगा -10 होगा, इसको हल करो, ऋण 9 है, वहां जाएगा धन 9 होगा। इतना क्लियर हुआ। तो प्रगति के वर्तमान आयु x माने हो, आयु तो ऋणात्मक होती नहीं है, तो 10 तो प्रगति का होगा ही नहीं। किसी का आयु सुने हो कि आपकी उम्र कितनी है, ऋण 2 साल, ऋण 3 साल, नहीं होती है। तो यहाँ लिखोगे x बराबर ऋण 10 नहीं होगा, क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं होती। यहाँ कारण दोगे, x -10 नहीं होगा, कारण है आयु ऋणात्मक नहीं होती है, तो x बराबर क्या होगा 9। तो प्रगति की वर्तमान आयु क्या होगी, प्रगति की वर्तमान आयु बराबर 9 वर्ष। इतना क्लियर हुआ। ये आपके पहले वाले सवाल थे। अब आ जाओगे दूसरा वाला सवाल। पहला वाला क्लियर हुआ, दूसरा वाला सवाल है, 2 क्रमिक समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का, कह रहा है समप्राकृत संख्या लेना है। तो पहले मान लो, माना 2 समप्राकृत संख्या x तथा x धन 2 है। एक तो x मान लिए, दूसरा x धन 2 मानोगे, क्योंकि सम बोला है इसलिए धन 2 माने हो। आगे क्या कह रहा है, 2 क्रमिक समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का, इनके वर्गों का, तो प्रत्येक का वर्ग करोगे, इनके वर्गों का योगफल, तो इसका वर्ग करोगे, धन इसका वर्ग करोगे।
के वर्गों का योगफल, योगफल मतलब धन, कितना है योगफल, किताब पे आ जाओ, 244 है। तो वे संख्याएं कौन सी हैं? क्लियर हुआ? फिर से रिपीट कर रहे हैं, दो क्रमिक समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो मानोगे प्राकृत संख्या x x सन 2, इनके वर्गों का, तो इसका वर्ग करोगे, इसका भी वर्ग करोगे, योगफल कर रहा है, धन चिन्ह लगाओगे, कितना है 244। समीकरण बनाए हो, कहाँ से लाए? प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न पढ़े, होशियार थे, समीकरण बना लिए। अब हल करते हैं, चलो हल करें। x का वर्ग, यहाँ सूत्र का इस्तेमाल करोगे, a धन b पूरे का वर्ग, तो a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, तो x का वर्ग धन 2 लिखोगे ab, 2 दूनी 4x धन b का वर्ग, 2 का वर्ग हो गया 4 बराबर, सजातीय पद है जोड़ लो, 2x का वर्ग धन 4x, ये धन 4 होगा, 244 को इधर लेके आ जाओ बराबर 0। फिर इसके बाद वाली लाइन, 2x का वर्ग धन 4x, धन और ऋण है, घटाओगे, अंक बड़ा 244 है, उसके आगे ऋण चिन्ह है, ऋण लगा दो, 244 में 4 घटाओगे 240, इतना आ गया। अब ध्यान दोगे, x के बगल में 2 है, सभी में 2 से भाग जा रहा है, इकाई स्थान 0 तो इसमें जाएगा, 2 दूनी 4 जाएगा, तो सभी में 2 से भाग देने पर दे दो भाग, x का स्क्वायर धन 2x, इसमें भाग दोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हम क्यों 2 का भाग दिए? ताकि जो है हमें गुणनखंड करने में आसानी हो। अब जो है खंड ज्ञात करो, कौन सा खंड, मतलब -120 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए, यहाँ पे 2 दिया गया है, यहाँ -120 आना चाहिए, तो कौन से अंक होंगे पता करो। कभी कभी जो है अगर हम डायरेक्ट बता दिए तो आपका आंसर हो जाएगा, परीक्षा में आप कैसे निकालोगे खंड कौन सा होगा, तो हम 120 का क्या करते हैं, अभाज्य खंड ज्ञात करते हैं, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5। ये अभाज्य खंड का आपस में गुणा करके हम एडजस्ट करके देखते हैं कि जोड़ने घटाने पर 2 आए, गुणा करने पर 120 आए। जैसे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये वाला अंक ले लिए, 5 दूनी 10, 12 में 10 का गुणा करोगे 120, 12 में 10 घटाओगे 2 आ रहा है, लेकिन ऋण चिन्ह लगाना है, गुणनफल ऋणात्मक है, योगफल धनात्मक है, तो हम छोटे पे लगाएंगे, तो 12 और 10 आएगा, इस 2 की जगह उनका इस्तेमाल करना है। चलो लिखो, एक्स स्क्वायर धन 12x माइनस 10x माइनस 120 बराबर 0, ले लो कॉमन, x कॉमन लिए, x धन 12 होगा, यहाँ ऋण चिन्ह है, ऋण लगाओगे, इन दोनों में छोटा अंक है 10, लेकिन छोटा है तो बाद में देखोगे क्या, ये 10 पूरी तरह से इसमें भाग जाता है तो जाएगा, 10 कॉमन लिए, यहाँ से देख के उतार दो, उतारने के बाद चेक भी कर लिया करो, कभी कभी गलत भी हो जाता है। माइनस है, 10 का x में गुणा किए 10x, ऋण और धन और ऋण मिलके ऋण, 12 का 10 में गुणा करोगे 120, तो x धन 12 दोनों समान है, x ऋण 10 बराबर 0, अलग करोगे, x धन 12 बराबर 0 या x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 12, ये होगा x बराबर 10, इसमें भी 2 हल आ गए। अब जो है प्राकृत संख्या कह रहा है, प्राकृत संख्या में सभी धनात्मक अंक होते हैं, तो लिखोगे x बराबर नहीं है ऋण 12, तो भाई क्यों नहीं ऋण 12 बराबर है, क्या दिक्कत आ गई, तो लिखोगे प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, तो x क्या होगा 10 होगा। तो वे संख्याएं कौन सी होंगी, एक तो x निकाले और दूसरा x धन 2 निकाल लो,
10 धन 2 बराबर 12। किताब में देखो क्या पूछ रहा है, वे संख्याएं, तो लिखोगे वे संख्याएं 10 तथा 12 है। नीचे वाली लाइन दिख रही है आप लोगों को? तो ये आपके आंसर होंगे। क्लियर हुआ? तीसरा वाला सवाल, तीसरा वाला कोशिश करते हैं इसी में हो जाए। तीसरा वाला ऐसे जिग-जैग बना रहे हैं आप, पेपर में मत बनाना, कॉपी में अच्छे से लिखना। तीसरा वाला जरा ध्यान दोगे। श्री मधुसूदन ने संतरा के बगीचे में आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या में पेड़ों की संख्या से 5 अधिक है। यदि संतरे के बगीचे में कुल 150 पेड़ हो तो आड़ी तथा खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितनी होगी? निम्न प्रवाह आकृति के आधार पर उदाहरण हल कीजिए। तो इसमें जो है बॉक्स बॉक्स बनाया गया है, तो बॉक्स की सहायता से हम आगे बढ़ेंगे। तो नंबर 3 डालेंगे। नंबर 3 में पहले वाले बॉक्स में क्या लिखा गया है? माना खड़ी कतार में पेड़ x है, तो लिख दो माना खड़ी कतार में पेड़ बराबर x। पहले वाले बॉक्स में ये है। दूसरा क्या कह रहा है? आड़ी कतार में पेड़ बराबर, तो दूसरे वाले बॉक्स में आड़ी कतार में पेड़ बराबर। अब हमें भरना होगा, तो आड़े में कितना आएगा? और प्रश्न देखो क्या कह रहा है? मधुसूदन के संतरे के बगीचे में आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या से 5 अधिक है। खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या से 5 अधिक है। अधिक शब्द है, मतलब इसमें 5 जोड़ दोगे। इतना क्लियर हुआ? x धन 5। फिर तीसरे वाले में क्या कह रहा है? कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो तीसरा वाला कुल पेड़ों की संख्या बराबर खड़ी और आड़ी का क्या करोगे? गुणा कर दोगे, तो लिखोगे x धन 5, मतलब उनका गुणा कर देना है, कुल आ गए। चौथा वाला क्या है? वर्ग समीकरण बनाओ। चलो वर्ग समीकरण बनाते हैं। कुल आ गया। फिर से सवाल पढ़ते हैं। मधुसूदन के संतरे के बगीचे में आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या से 5 अधिक है। यदि संतरे के बगीचे में कुल 150 पेड़ हों, मतलब टोटल कितना कह रहा है? 150 पेड़ों की संख्या इतनी है, तो x धन 5 बराबर 150। ये आपका चौथा वाला होगा। समीकरण बन गया। पांचवा क्या कह रहा है? ये तो खाली हम लिख दिए हैं, इनका गुणा कर दो, वर्ग समीकरण अच्छी तरह से बने। x का x में गुणा करोगे x का वर्ग धन 5x, 150 वहां है, इस साइड लाओगे माइनस 150 बराबर 0। ये आपका वर्ग समीकरण बन गया। पांचवा क्या कह रहा है? x का मान ज्ञात करो। चलो ज्ञात करें पांचवा वाला बॉक्स। तो x² धन 5x माइनस 150 बराबर 0। अब जो है माइनस 150 ऐसा खंड करो कि 5 आए। कौन सा ऐसा है बताओ? 15 दहा में 150, 15 में 10 घटाओगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। किसके आगे ऋण चिन्ह लगाएंगे? योगफल धनात्मक है तो छोटे वाले पे लगा देंगे, तो 10 पे लगाएंगे। क्लियर हुआ? तो चलो यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं। x² धन 15x माइनस 10x माइनस 150 बराबर 0। चलो कॉमन लेते हैं।
इसमें कॉमन लोगे x तो x धन 15 होगा, यहाँ ऋण चिन्ह है, 10 कॉमन लोगे तो x धन 15 बराबर 0, तो x धन 15 x माइनस 10 बराबर 0, तो x धन 15 बराबर 0 या x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर माइनस 15 या x बराबर 10। x का मान ज्ञात कर दिए। अब इसके बाद क्या कह रहा है, x का मान, खड़ी कतार में पेड़ कितने हैं, छठा, खड़ी कतार में पेड़ कितने हैं, तो खड़ी कतार हम x माने हैं, x के 2 मान निकले हैं, तो छठे में लिखोगे x माइनस 15 नहीं होगा, कारण क्या दोगे, नहीं है, तो पेड़ों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती, पेड़ों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, तो x बराबर क्या होगा 10, x 10 है तो लिख दो खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या बराबर, तो यहां लिखोगे खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या बराबर 10। सातवां वाला बॉक्स क्या है, आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या, आड़ी कतार कितना है x धन 5, लिखोगे आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या बराबर x धन 5, तो 10 धन 5 बराबर 15। तो यहाँ पे आपके जो है 3 सवाल जो है कंप्लीट होते हैं। यहाँ तक आया समझ में? साइड हो जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा वाला सवाल, विवेक किशोर से 5 वर्ष से बड़ा है, इनके गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल 1/6 हो तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो पहले हम मानेंगे, माना, किसको x मानेंगे, किशोर को कि विवेक को, जरा ध्यान दोगे। विवेक जो है किशोर से 5 वर्ष बड़ा है, तो हम किशोर को x मानेंगे, क्योंकि विवेक जो है किशोर से बड़ा है ना, तो माना किशोर की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो विवेक का क्या होगा, विवेक की वर्तमान आयु, यहां आयु लिखना भूल गए, वर्तमान आयु, ये 5 वर्ष बड़ा है, x धन 5 वर्ष। ठीक, किशोर को x माने, विवेक क्या होगा x धन 5। क्या कह रहा है, और जरा ध्यान दो, इनके गुणात्मक प्रतिलोम, x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/x, x धन 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/x धन 5, क्योंकि सवाल में कह रहा है इनके गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल, इनका गुणात्मक प्रतिलोम हम कर दिए, योगफल कह रहा है, धन चिन्ह लगाओगे, योगफल 1/6 है, तो बराबर 1/6। कहां से बनाए, प्रश्नानुसार। फिर से समझो, विवेक किशोर से 5 वर्ष बड़ा है, तो किशोर को x माने, विवेक x धन 5, इनका गुणात्मक प्रतिलोम, x का गुणात्मक प्रतिलोम 1/x, x धन 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/x धन 5 का योगफल, धन चिन्ह लगाए हो, 1/6 है। अब लास्ट में कह रहा है वर्तमान आयु ज्ञात करो। चलो ज्ञात करो, कैसे ज्ञात करोगे बताओ, ये वाले हर वाले चिन्ह कैसे हटेंगे। पहले हम इनका जो है ज्ञात करेंगे, 1/6 इसको ऐसे ही रखेंगे, आपस में गुणा करोगे,
तिर्यक गुणा, इसका इसमें करोगे तो x धन 5 होगा, धन चिन्ह, x का 1 में करोगे x, अब हर का आपस में करोगे तो x धन 5 होगा। ठीक है, सजातीय पद है x और x जुटा 2x धन 5, ये हो गया x धन 5 बराबर 1/6। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा, 6 का इसमें 1 का इसमें, तो 6 का 2x धन 5 बराबर ये हो गया x, एक गया कहाँ, 1 का इसमें गुणा करोगे यही प्राप्त होगा। अब कोष्टक खोलो, 6 दूनी 12x धन 6 पचे 30 बराबर x का x में करोगे x का वर्ग, x का 5 में करोगे धन 5x। हमें जो है समीकरण बना के जो है खंड ज्ञात करना होगा, तो इसको यहाँ नहीं लाओगे क्योंकि x का वर्ग जो है ऋणात्मक नहीं करोगे, धनात्मक रहेगा, इसको वहां लेके जाओगे। इसके बाद वाली लाइन क्या होगी, x का वर्ग धन 5x धन 12 उधर जा रहा है तो -12x -30 बराबर 0। बोलोगे तो समझ में नहीं आया, ध्यान दो, ये अपनी जगह पे, इसको यहाँ पे लेके जा रहे हो, सभी यहाँ पे जा रहे हैं तो आपका होगा 0 बराबर x² धन 5x -12x -30, ऐसे आ रहा है। यहाँ वाले सब वहां गए, 0 आ गया, x² धन 5x है, पक्षांतर वाले अंक यहाँ पे आ गए। लेकिन समीकरण का क्या नियम है, चाहे आप ऐसे लिखो 0 बराबर x धन 2, x धन 2 बराबर 0, दोनों का मतलब एक ही है। सब लेके गए इस रूप में, बाद में हमें इस रूप में करना है, इस रूप में करना तो हम शुरू में ही कर दिए हैं, मतलब दोनों का मतलब एक ही हुआ। सजातीय पद जोड़ोगे, सजातीय पद जोड़ो, x², एक धन और एक ऋण है, क्या करोगे घटाओगे, 12 में से 5 घटाओ कितना है 7, अंक बड़ा है 12, उसके आगे ऋण चिन्ह है, -7x -30 बराबर 0। इतना क्लियर हुआ। अब जो है खंड करो, मतलब -30 जोड़ने घटाने पर -7 आना चाहिए, कौन सा अंक होगा, 10 × 30, 10 में से 3 घटाओगे 7 आ रहा है, मतलब मौखिक समझ में आ गया, लेकिन किसके आगे ऋण चिन्ह लगाओगे। अब यहाँ ध्यान दोगे, योगफल ऋणात्मक है तो यहाँ बड़े वाले पे लगाओगे, क्योंकि योगफल का क्या नियम है, एक धन और एक ऋण रहे तो हम घटाने के बाद अंक देखते हैं, जो बड़ा है उसके आगे जो चिन्ह है वो लगाते हैं। तो एक धन और एक ऋण है, घटाओगे 7, अंक बड़ा है 10, उसके आगे ऋण चिन्ह है, और इनका आपस में गुणा करोगे, धन ऋण मिलके ऋण हो गया, 10 का 3 में करोगे 10 × 30 होता है। चलो लिखो, x का वर्ग, इस 7x की जगह इनका इस्तेमाल करोगे, -10x माइनस नहीं, 3 के आगे चिन्ह नहीं है, धन 3x -30 बराबर 0। कॉमन ले लो, इसमें x कॉमन लिए, x ऋण 10, यहाँ धन चिन्ह है, धन लगाओगे, 3 छोटा अंक 3 है, कोष्टक बनाओ, यहाँ से देख के उतार दो बराबर 0। फिर लिखोगे x ऋण 10, दूसरा होगा x धन 3 बराबर 0, x ऋण 10 बराबर 0 या x धन 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 10 होगा, और ये होगा x बराबर -3। तो यहाँ लिखोगे x बराबर नहीं है -3, कारण दोगे आयु ऋणात्मक नहीं होती, आयु ऋणात्मक नहीं होती है। अब उसके बाद x बराबर क्या होगा, उसी के नीचे ये वाली लाइन दिख रही है आप लोगों को, उसी के नीचे लिखना है। तो x बराबर क्या होगा, 10 होगा। किसकी आयु ज्ञात करने के लिए बोला है, तो उनकी वर्तमान आयु, मतलब दोनों की ज्ञात करनी है। तो x 10 है, x धन 5 भी निकाल लो, x धन 5 बराबर 10 धन 5 बराबर 15। अब नीचे लिख दो किशोर की वर्तमान आयु, किशोर की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष, किशोर को x माने हो। विवेक की लिख दो,
विवेक की वर्तमान आयु बराबर x-5 है। x-5 कितना है? 15 वर्ष। ये आपके आंसर हो गए। यहां तक आया समझ में? तो एक काम करते हैं, 5वां वाला सवाल ले लेती हूँ, बाकी जो है अगले वीडियो में लेते हैं, नहीं तो आपका काफी लंबा हो जाएगा। वैसे ही आप लोग जो है गणित एकदम बोर होता है। 5वां ले लेते हैं। सुयश को गणित विषय की प्रथम जांच परीक्षा में प्राप्त अंक की अपेक्षा द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अंक अधिक प्राप्त हुए। द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना प्रथम जांच परीक्षा के अंकों के वर्गों के बराबर हो तो प्रथम जांच परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए? बड़ा गोल गोल घुमा दिया है ना। तो लास्ट में पूछ क्या रहा है, पहले जो है वही मान लेते हैं। प्रथम जांच परीक्षा बोल रहा है, तो हम मानते हैं व्यक्ति का नाम है सुयश, बच्चे का नाम है सुयश। तो चलो लिखते हैं सुयश को प्रथम जांच परीक्षा में x अंक प्राप्त हुए। लास्ट वाला पहले वाक्य देख लो, इस तरह का जब रहे तो लिखोगे माना सुयश को प्रथम जांच परीक्षा में, प्रथम ही जांच है ना, प्रथम जांच परीक्षा में, हाँ बराबर है, x अंक प्राप्त हुए। प्रथम जांच में हमने x मान लिए। अब द्वितीय जांच परीक्षा में उसको क्या होगा? अब लिखोगे प्रथम, उसी के नीचे लिखोगे द्वितीय जांच परीक्षा में। सवाल पे आ जाओ, द्वितीय जांच परीक्षा क्या कह रहा है? एकदम शुरुआत में देखोगे प्रथम जांच परीक्षा में प्राप्त अंक की अपेक्षा द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अंक अधिक मिला। मतलब प्रथम से 10 अंक अधिक शब्द है तो धन चिन्ह लगाओगे। अंक प्राप्त हुआ, प्रथम में x हुआ तो द्वितीय में वो x धन 10 पाया। अब आगे समीकरण बनाओगे, समीकरण पे विशेष ध्यान दोगे। द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंक का 5 गुना, द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंक, द्वितीय में कितना पाया है? x धन 10, 5 गुना, मतलब इसमें 5 का गुना करोगे। सवाल देखोगे, द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंक का 5 गुना, इसमें 5 का गुना कर दिए। प्रथम जांच परीक्षा के अंकों के वर्गों के बराबर हो, मतलब ये 5 गुना प्रथम जांच परीक्षा के अंकों के वर्गों के बराबर हो। ये समीकरण आपका बनेगा। फिर से देखोगे, द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना प्रथम जांच परीक्षा के अंकों के वर्गों, प्रथम जांच परीक्षा का जो अंक पाया है वर्गों के बराबर है। अब चलो इसका समीकरण बनाओ, कोष्टक खोलो। 5x धन 50 बराबर x का वर्ग, ये उस साइड जाएगा, x² माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0। गुणा करने पर 50, जोड़ने पर ऋण 5, कौन सा अंक होगा? 10 5 50 या 5 10 में 50, 10 में से 5 घटाओगे तो 5 आ रहा है। तो चलो लिखते हैं x² माइनस 10x धन 5x माइनस 50 बराबर 0। x कॉमन लोगे, माइनस 10, यहाँ धन चिन्ह है 5, x माइनस 10 बराबर 0। तो x माइनस 10, x धन 5 बराबर 0। तो x माइनस 10 बराबर 0 या x धन 5 बराबर 0, पक्षांतर करो 10, यहाँ x बराबर ऋण 5। अब इसके बाद जो है 2 अंक प्राप्त हुए हैं, तो x जो है -5 नहीं होगा। कारण क्या दोगे?
बताओ, परीक्षा में अंक ऋणात्मक नहीं होता, परीक्षा में अंक ऋणात्मक नहीं होता है। तो x बराबर क्या होगा 10। क्या ज्ञात करना है? सुयश का प्रथम जांच ही ज्ञात करना है, द्वितीय नहीं जांच प्राप्त करना है, प्रथम ही पूछा है। तो लिखोगे सुयश को प्रथम जांच परीक्षा में x अंक, x है 10 अंक प्राप्त क्या है हुए शब्द है। सुयश को प्रथम का ही पूछा है, द्वितीय नहीं पूछा है, तो 10 अंक प्राप्त हो गए हैं। तो ये है आपके 5वें वाले सवाल। ध्यान से एक दो बार आप समझोगे तो जाके सवाल जो है ये बार एकदम कंठस्थ होगा। एक दो बार आप समझो, बार बार उस सवाल को करोगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाते हैं। तो अगला वाला सवाल छठा वाला 1 से 5 तक लिए हैं, अब 6 से 10 वाला सवाल जो है अगले वीडियो में लेते हैं, क्योंकि ये लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। चलो बाय बच्चों।